चलो कहाँ तक हुआ था आप लोगों के? हम्म, कहाँ तक हुआ था? चारों टाइप करा दिए आपको? चारों टाइप करा दिए। और उसके बाद देखो आप लोग आगे। तो आपको चारों टाइप बताए थे, उसके बाद देखते हैं मुख्य उत्सर्जी अंग। मुख्य उत्सर्जी अंग, या आप लोग कह सकते हो उत्सर्जी अंग भी कह सकते हो डायरेक्ट। उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग। अब देखो उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं आपके, यदि आपसे पूछा जाए उत्सर्जी अंगों के बारे में, यदि पूछा जाए तो उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं मनुष्य के, कि मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन से हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मनुष्य का हम लोग फिर लास्ट में डिटेल पढ़ेंगे उसकी। अब मनुष्य के जो उत्सर्जी अंग हैं, यदि उनमें देखोगे आप लोग, तो मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, जो महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है मनुष्य के, वो कौन कौन से हैं। तो मनुष्य के उत्सर्जी अंग मनुष्य में यदि आप लोग देखोगे कौन कौन से हैं आपके, किडनी है, वृक्क, मनुष्य के क्या है उत्सर्जी अंग है, वृक्क, या आप लोग क्या बोल रहे हो जिसको, किडनी। किडनी उत्सर्जी अंग है मनुष्य का। इसके अलावा यकृत उत्सर्जी अंग की भूमिका निभाता है आपके, यकृत उत्सर्जी अंग की भूमिका निभाता है। फेफड़े गैसों को बाहर छोड़ते हैं, फेफड़े भी कैसी भूमिका निभा रहे हैं, उत्सर्जी अंग की भूमिका निभा रहे हैं फेफड़े। लेकिन मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो क्या है आपके, किडनी। मुख्य जो उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग पर यदि आप लोग पूछो कि मुख्य उत्सर्जी जो अंग है मनुष्य का वो कौन सा है, तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, किडनी। आपसे पूछा जाए कि जो मनुष्य है उस मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, किडनी हो जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से कुछ अन्य जीवों के बारे में आपसे पूछा जाए, जैसे मोलस्का प्राणी, जो मोलस्का प्राणी जो समुद्र में रहते हैं, घोंगा सीपी वगैरह, ये किस में आते हैं, मोलस्का में आते हैं। और लिखें आप लोग मोलस्का के उत्सर्जी अंग कौन से हैं, तो मोलस्का के जो उत्सर्जी अंग हैं उनको क्या कहा जाता है, केवर के अंग कहा जाता है। केवर अंग कई दफे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मोलस्का के उत्सर्जी अंगों को किस नाम से जाना जाता है, तो मोलस्का के उत्सर्जी अंगों को क्या कहा जाता है, तो केवर के अंग कहा जाता है। तो केवर के अंग किसे कहा जाता है, मोलस्का के। एक केंचुआ, केंचुआ का एक स्पेशल ध्यान रखना है, क्लोरोगोगन कोशिकाएं पाई जाती हैं केंचुए में। केंचुए का जो उत्सर्जी अंग है वो कौन सा है, तो इसमें पाई जाती हैं क्लोरोगोगन कोशिकाएं। क्लोरोगोगन, क्लोरोगोगन कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्लोरोगोगन कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्लेटी एलमंथीज, प्लेटी एलमंथीज, प्लेटी एलमंथीज ये कौन से हैं, तो प्लेटी एलमंथीज तो एक कॉकरोच है आपके। प्लेटी एलमंथीज और कॉकरोच को यदि अलग हटाया जाए तो कॉकरोच का होगा आपकी ज्वाला कोशिकाएं। कौन सी होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं कॉकरोच की। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कॉकरोच की कौन सी होंगी, ज्वाला कोशिकाएं। तो इसका क्या हो गया, प्लेटी एलमंथीज का ज्वाला कोशिकाएं हो गई। तो प्लेटी एलमंथीज की क्या हो जाएंगी आपकी, ज्वाला कोशिका। प्लेटी एलमंथीज की क्या हो जाएंगी आपकी, ज्वाला कोशिका।
तो प्लेटी एलमंथीज का उत्सर्जी अंग कौन सा हो गया? ज्वाला कोशिका। एस के एलमंथीज का यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि एस के एलमंथीज का कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपके, जैसे आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा वर्ग में पाई जाती है मेलफिगी नलिकाएं। कभी यदि आपसे पूछा जाए कि आर्थ्रोपोडा वर्ग, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कौन सी पाई जाती हैं, तो मेलफिगी, मेलफिगी नलिकाएं पाई जाती हैं, मेलफिगी नलिकाएं पाई जाती हैं। तो इसमें कौन सी पाई जाती है? मेलफिगी नलिकाएं पाई जाती हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। एस्केरिस में रेनेट कोशिकाएं पाई जाती हैं, एस्केरिस, एस्केरिस में क्या पाई जाती हैं? रेनेट कोशिकाएं पाई जाती हैं, रेनेट, रेनेट कोशिकाएं पाई जाती हैं एस्केरिस में। तो एस्केरिस की कौन सी होंगी? रेनेट कोशिकाएं होंगी। तो इस तरह से कुछ नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं जो सीधे पूछे जा सकते हैं आप लोगों के लेवल पर से, इस तरह से नाम पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं आपके, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। एनिलामेंट नेफ्रीडिया, यदि कभी एनिलीडा का आपसे पूछ लिया जाए, एनिलीडा उत्सर्जी अंग कौन सा है? एनिलीडा का, एनिलीडा का, एनिलीडा में क्या पाई जाती है? नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। एनिलीडा के उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो नेफ्रीडिया है एनिलीडा का उत्सर्जी अंग। तो मनुष्य का किडनी या वृक मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसके अलावा यकृत, फेफड़े, त्वचा भी क्या करती है? उत्सर्जन का कार्य करती है मनुष्य में, त्वचा भी हो जाएगा इसका मनुष्य का। तो मोलस्का की केवर के अंग होते हैं, कैंचियों में क्लोरोगोन कोशिकाएं होती हैं, प्लेटी एल्मंथीज में ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का मतलब है जिनमें पैरों में बहुत सारे भाग बटे हुए रहते हैं, वो सब आर्थ, जैसे ये कीट वगैरह सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा वर्ग में आते हैं कीट हैं जो। आर्थ्रोपोडा मेलफिगी नलिकाएं हो जाएंगी। एस्केरिस में रेनेट कोशिकाएं हो जाएंगी एस्केरिस की। तो एस्केरिस में कौन सी होंगी? रेनेट कोशिकाएं पाई जाती हैं आपकी। एनिलीडा में क्या है? नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया है जो किसका है? एनिलीडा का उत्सर्जी अंग है। तो आप लोगों को इस तरह से कुछ उत्सर्जी अंगों के नाम ध्यान रखने, जैसे कभी मिलान भी दे देगा, तो यदि आपको दो चार भी याद होंगे तो ऑटोमेटिक ही मिलान हो जाएगा बच्चे कुचे का, बच्चे कुचे का क्या हो जाएगा? आसानी से मिलान हो जाएगा। कुछ याद होंगे तो कुछ का मिलान हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ वो क्या देता है? उत्सर्जी अंग देता है, तो एक तरफ इस तरह से लिख देता है वर्गों के नाम, उससे लिंक करवा लेता है कौन सा किसका उत्सर्जी अंग है आपकी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब हम लोग मेन किसको पढ़ेंगे? मनुष्य वाले को। मेन जो पढ़ना है हमें वो कौन सा पढ़ना है? मनुष्य वाला पढ़ना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो लिख लिए इसको आप लोग। मनुष्य का किडनी, यकृत, फेफड़े, त्वचा हो गए। मोलस्का के केवर के अंग हो गए, केंचुए क्लोरोगोन कोशिकाएं या हरित कोशिकाएं बोलते हैं क्लोरोगोन कोशिकाओं को हम लोग। पेटी एलमंथीज की ज्वाला कोशिकाएं, आर्थ्रोपोडा की मेलफिगी नलिकाएं, एस्केरिस की हैं रेनेट कोशिकाएं, और एनिलिडा की हैं नेफ्रीडिया। एनिलिडा में कौन सी पाई जाती हैं? तो नेफ्रीडिया पाई जाती हैं एनिलिडा में आपके, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग के रूप में क्या निभाते हैं? भूमिका निभाते हैं। अब उसके बाद आगे देखें आप लोग, मनुष्य में हम लोग पढ़ते हैं क्या? किडनी। मनुष्य में क्या पढ़ेंगे हम लोग? किडनी पढ़ेंगे। तो यदि मनुष्य के उत्सर्जी अंग देखे जाएं, मनुष्य के उत्सर्जी अंग, हेडिंग बना है मनुष्य के उत्सर्जी अंग। मनुष्य के उत्सर्जी अंग। अब देखो आप लोग, मनुष्य के जो उत्सर्जी अंग है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो अभी आप लोगों ने देखा कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? रक्त, या जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो? किडनी। रक्त, या आप लोग क्या बोलते हो जिसको? किडनी बोलते हो। तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है आपकी? वृक्क। तो आप लोगों ने क्या बोला है? किडनी। तो वृक्क या किडनी मनुष्य का क्या है? तो मुख्य उत्सर्जी अंग है। अब मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क या किडनी हो गया। मनुष्य में कितनी किडनी या वृक्क पाए जाते हैं यदि पूछ लिया जाए, तो मनुष्य में वृक्क या किडनी कितने होंगे यदि आपसे पूछा जाए, तो मनुष्य में एक जोड़ी। मनुष्य में कितने होते हैं आपके? तो मनुष्य में एक जोड़ी पाई जाती है।
मनुष्य में एक जोड़ी पाई जाती है, मतलब दो पाई जाती हैं। तो इनकी आकृति कैसी होती है? सेम के बीज के समान, सेम के बीज के समान होती है। तो लिखें आप लोग, मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन सा हो गया? मुख्य वृक्क या किडनी हो गया। फिर उसमें लिख दें कितनी जोड़ी पाई जाते हैं? एक जोड़ी। कितनी जोड़ी पाए जाते हैं? एक जोड़ी। यदि आकृति पूछी जाए तो आंसर क्या टिक करना है? सेम के बीज के समान। क्या होती है आकृति, क्या होती है इसकी? तो यदि आपसे आकृति पूछी जाए कि आकृति क्या होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेम के बीज के समान होती है। तो यदि आपसे आकृति पूछी जाए कि इसकी आकृति क्या होगी, ये जो किडनी है, इस किडनी की आकृति क्या है? तो आकृति क्या होगी? सेम के बीज के समान। आकृति क्या होगी? सेम के बीज के समान। सेम के समान जो किडनी है, इसकी आकृति क्या होगी? सेम के बीज के समान होगी। रंग कैसा है? गहरा गुलाबी रंग होता है। यदि आपसे रंग पूछा जाए कि जो वृक्क हैं इनका रंग कैसा होता है, तो वृक्कों का रंग कैसा होगा? गहरा गुलाबी। रंग की बात की जाए इनका रंग कैसा होगा, तो वृक्कों का रंग कैसा होता है? गहरा गुलाबी होता है। वृक्कों का रंग लिखें, कौन कैसा होता है? गहरा गुलाबी। गहरा गुलाबी रंग होता है। तो गहरा गुलाबी रंग होता है। वृक्कों का रंग कैसा है? गहरा गुलाबी रंग है वृक्कों का। तो वृक्कों का रंग गहरा गुलाबी है। आकृति सेम के बीज के समान होती है। वृक्क कितने पाई जाती है? किडनी। तो एक जोड़ी मनुष्य में किडनी पाई जाती है। मनुष्य में जो किडनी होंगी वो कितनी? एक जोड़ी, मतलब दो। दो किडनी पाई जाती हैं। अब ये जो किडनी है, इस किडनी की यदि आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में जो किडनी पाई जा रही है, मनुष्य की जो एक किडनी है, यदि इस किडनी की पूछी जाए आप लोगों से कि किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। किडनी की क्या? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है किडनी की का? क्या नाम है किडनी की? संरचनात्मक इकाई या क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? जैसे हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। मानव शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। उसी प्रकार से यदि आप लोगों से पूछा जाए कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाणु। नेफ्रॉन या प्रकाणु बोला जाता है। तो यदि कई दफे पूछा जाता है कि किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? यदि आप लोगों से पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन कहा जाता है या प्रकाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या तो आप नेफ्रॉन आंसर होगा या क्या बोलोगे? प्रकाणु। तो नेफ्रॉन कहा जाता है या प्रकाणु कहा जाता है शरीर की कौन सी? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को। तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को किस नाम से जाना जाएगा? तो आंसर क्या टिक करना है आपको? किस नाम से जाना जाएगा? तो नेफ्रॉन या प्रकाणु के नाम से जाना जाता है। प्रकाणु या नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। ये जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन वर्किंग कैसे करती है? तो नेफ्रॉन की यदि आप वर्किंग देखोगे तो वर्किंग कैसे करेगी? तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या हो गया? किडनी। किडनी कितनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक जोड़ी पाई जाती है। आकृति कैसी है? सेम के बीज के समान है। रंग कैसा होगा? तो गहरा गुलाबी होगा। किडनी क्या है? शरीर की संरचना, सॉरी, जो किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन या वृक्काणु। अब ये जो नेफ्रॉन या वृक्काणु है काम कैसे करेगा वो देखते हैं हम लोग, क्योंकि किडनी की जो संरचना है वो इस तरह की आप इस तरह से पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या है आपके? तो इसके अंदर क्या है? वृक्काणु। इस तरह से दो किडनी पाई जाती हैं। दो क्या पाई जाती हैं? पाई जाती हैं आपके बॉडी में। अब ये जो किडनी है,
जो नेफ्रॉन है इस तरह से जालनुमा आकृति बना देती है के अंदर। अब ये जो किडनी है, किडनी में क्या है, नेफ्रॉन है। अब इससे एक नलिका निकल रही है, इस किडनी से, किडनी से क्या निकल रही है, नलिका निकल रही है। तो इस नलिका को क्या कहा जाएगा, मूत्रवाहिनी कहा जाएगा। अब ये जो मूत्रवाहिनी है, दो किडनी है। अब ये जो मूत्रवाहिनी है वो किस में जाकर खुलती है, तो ये मूत्रवाहिनी जिसमें जाकर खुलेगी, एक थैलीनुमा आकृति में जाकर खुलेगी। दूसरी नलिका भी आएगी इसी में, दूसरी जो किडनी है उसकी भी नलिका आकर खुलेगी। और ये जिस भाग में आकर खुलती है उस भाग को क्या कहा जाता है, तो उस भाग को कहा जाता है आपके क्या, मूत्राशय। मूत्राशय में आकर खुलती है जो थैलीनुमा संरचना होती है। मूत्राशय की संरचना कौन सी है, थैलीनुमा। तो इस मूत्राशय की संरचना थैलीनुमा होती है। ये जो किडनी है, ये किडनी में क्या पाए जाएंगे, नेफ्रॉन। ये क्या है, अंदर नेफ्रॉन है। किडनी में क्या है आपके, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन पाई जा रही है। ये एक नलिका में आकर खुल रही है। नेफ्रॉन का अंतिम भाग किस में आकर खुल रहा है, एक नलिका में। इसको क्या कहा जा रहा है, मूत्रवाहिनी कहा जा रहा है। अब दो किडनी है, दोनों आकर के किस में खुलेंगी, मूत्राशय में आकर खुलेंगी। दोनों ही किडनी मूत्राशय में आकर खुलेंगी और मूत्र मार्ग के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को क्या है, बाहर त्याग दिया जाएगा। मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को बाहर त्याग दिया जाता है। इस मूत्र मार्ग में आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे हम लोग जनन तंत्र वहां पढ़ेंगे इनके बारे में। ये जो मूत्र मार्ग है आप लोगों को ध्यान रखना है, नर में तो नर है, उस नर में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग एक ही होता है। मूत्र मार्ग और जनन मार्ग एक ही होता है। आप मतलब लैंगिक क्रियाओं के लिए भी वही मार्ग इस्तेमाल में लिया जाता है, शुक्राणुओं के लिए भी जो मूत्र त्यागने के लिए लिया जाता है आपके, उस मार्ग को कहते हैं सेशन, को सेशन कहते हैं। लेकिन जो मादा है, उस मादा में आपको ध्यान रखना है, मूत्र मार्ग अलग रहता है, जनन मार्ग अलग होता है। मादा के अंदर मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग व जनन मार्ग, मूत्र मार्ग व जनन मार्ग अलग अलग होते हैं। मूत्र मार्ग और जनन मार्ग क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मादा के मूत्र मार्ग और जनन मार्ग क्या होंगे, अलग अलग, जबकि नर के मूत्र मार्ग और जनन मार्ग क्या होगा, एक ही होगा। मतलब एक ही मार्ग के द्वारा शुक्राणु और मूत्र का उत्सर्जन किया जाएगा आपके। अब ये जो किडनी है, जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के अंदर की क्या स्ट्रक्चर है, उसमें क्या स्थिति चलती है। ये तो हम लोगों ने एक किडनी के बारे में सामान्य जानकारी देखी कि किडनी में नेफ्रॉन पाई जाएगी, फिर ये मूत्र वाहिनियां पाई जाएंगी जो कहाँ आकर खुलेंगी, मूत्राशय में आकर खुलेंगी। और मूत्राशय मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है, जिससे मूत्र त्यागा जाता है। ये आप लोगों ने देखी किडनी में। तो इसकी जो आकृति है वो कैसी है, सेम के बीज के समान है, सेम के बीज के समान है। और इस किडनी के ऊपर ही क्या पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, एड्रिनल ग्रंथि। मैंने आपको बताया था, इसलिए एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। ये जो किडनी है, ये जो किडनी है आपके, इस किडनी के ऊपर ऐसे इस तरह से टोपीनुमा संरचना में पाई जाती है। और वो कौन सी ग्रंथि है, एड्रीनलिन, एड्रीनल सॉरी, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, जिसके द्वारा एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव होता है। एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है जिसके द्वारा क्या होता है, एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव होता है। इस ग्रंथि द्वारा तो स्रावित हार्मोन है कि आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इस ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उस हार्मोन का नाम लिखें आप लोग,
कौन सा हार्मोन स्त्रावित हो रहा है, तो उसका नाम लिखते हैं आप लोग। एड्रीनल ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्त्रावित हो रहा है उसका नाम क्या है? एड्रीनलिन हार्मोन है। एड्रीनलिन हार्मोन है, तो विषम परिस्थिति में हम लोगों की क्या करता है? मदद करता है, इसलिए जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। डिसीजन लेने की क्षमताएं देता है आकस्मिक स्थितियों में, आपातकाल या विषम परिस्थितियों में देता है। आयनों पर नियंत्रण रखता है, आयनों पर भी नियंत्रण रखता है, लैंगिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखता है, वो सारी भूमिका निभाता है। इस समूह में पाया जाता है एक में आपके। अब हम लोग मेन रूप से हम किसको पढ़ते हैं? नेफ्रॉन को, कि नेफ्रॉन की क्या स्थिति। मेन हमें क्या देखना है इसमें? नेफ्रॉन को देखना है। तो ये किडनी है, किडनी के अंदर क्या है? नेफ्रॉन है। किडनी के अंदर क्या है आपके? नेफ्रॉन है। तो हमें मेन रूप से किसको देखना है? नेफ्रॉन को देखना है कि नेफ्रॉन वर्किंग कैसे करता है हमारे शरीर में, क्योंकि इसको हम किडनी की क्या कह रहे हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोल रहे हैं। हमारी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसको बोल रहे हैं हम लोग? नेफ्रॉन को बोल रहे हैं, किडनी की। तो इसका मतलब नेफ्रॉन में मेन काम जो हो रहा होगा वो कहाँ हो रहा होगा? नेफ्रॉन के अंदर हो रहा होगा। तो भी मेन काम होगा वो कहाँ हो रहा होगा? नेफ्रॉन के अंदर हो रहा होगा। तो देखो नेफ्रॉन पर हम लोग बात करते हैं कि जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन की संरचना कैसी पाई जाती है और क्या स्थिति है इस नेफ्रॉन की, तो देखें आप लोग। ये स्थिति आपके नेफ्रॉन की, मैंने एक नेफ्रॉन की आपको स्ट्रक्चर बनाकर बताई है। ये नेफ्रॉन की स्थिति है। ये क्या है? नेफ्रॉन की स्थिति है। अब देखो इस नेफ्रॉन की अंगों को आप देखोगे कि कौन कौन से अंग किस तरह से हैं नेफ्रॉन के। तो देखो ये वाली जो नलिका है, ये वाली नलिका तो कहलाती है आपकी अविवाही वाहिका। आप लोग बनाते चलें अविवाही वाहिका, तो किस नाम से जानी जाएगी? अविवाही वाहिका के नाम से जानी जाएगी। ये वाली है वो क्या कहलाएगी? ये कहलाती है अपवाही वाहिका। अपवाही वाहिका कहलाती है। अब इसमें ये वाला जो भाग है, आप लोग देखोगे इस तरह से एक टालनुमा आकृति पाई जाती है, इस तरह से ऑल ओवर। ये जो पाया जाता है, ये जालनुमा जो आकृति पाई जाती है, आकृति को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। इसको आप लोग क्या बोलोगे? इसको बोला जाता है आपके ग्लोमेरुलस। ये जो है इसको आप लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये जो है ये तो बोला जाता है बोमेन संपुट। वाले को बोमेन संपुट बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, को ग्लोमेरुलस बोला जाता है। ये जो नलिका वाला भाग है, इस वाले भाग को बोला जाता है आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका।
समीपस्थ कुंडलित नलिका, या शॉर्ट में इंग्लिश में कहते हैं पीस। ये जो नीचे वाला भाग है इसको कहते हैं हेनले लूप। हेनले लूप कहते हैं। इधर वाला भाग है इसको कहा जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। वाले भाग में रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, अवशोषण के रसांकुर पाए जाते हैं, रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये जो वाला भाग है ये कहलाती है संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका, ये संग्राहक नलिका कहलाती है। तो इस तरह से नेफ्रॉन पाई जाती है। इस तरह से क्या पाई जाएंगी? नेफ्रॉन पाई जाती है। अब इसमें आप लोग देखोगे ये जो नेफ्रॉन पाई जा रही है इसकी कार्य क्या है, स्थिति क्या है। ये देखो ये वाला चौड़ा दिखाई दे रहा है, ये वाला सकरा दिखाई दे रहा है ना। ये वाला थोड़ा सा चौड़ा बनाया है मैंने, इधर वाला कौन सी? अभिवाही वाहिका। अपवाही वाहिका क्या बनाई है? सकरी बनाई है। तो अभिवाही वाहिका का व्यास किससे ज्यादा होगा? अपवाही वाहिका से व्यास क्या होगा? ज्यादा। अब इस स्थिति में आप लोग देखोगे इधर से पदार्थ अंदर जाएगा। अभिवाही वाहिका के द्वारा पदार्थ कहाँ पहुंचाए जाएंगे? ग्लोमेरुलस में। एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि रक्त का क्या हो रहा है यहाँ किडनी में? शुद्धिकरण। रक्त का ऑक्सीकरण तो कहाँ होता है? फेफड़ों में। रक्त का ऑक्सीकरण फेफड़ों में होता है। अब यहाँ पर विभिन्न अंगों से क्या आएगा? अशुद्ध रक्त। क्या विभिन्न अशुद्धियों युक्त पदार्थ आ रहे हैं। अब ये पदार्थ कहाँ जाएंगे? इस वाले भाग में जाएंगे आगे, तो इसमें आगे गमन करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे तो देखो इधर व्यास कम है, इधर क्या है? व्यास कम है। तो इधर क्या निकलना है? इधर निकलना है शुद्ध रक्त, और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचना है ये शुद्ध रूप से वाला निकलना है। अब यहाँ तो ज्यादा आ रहा है, वो इधर क्या है? व्यास कम। इधर सक्रिय नली है, तो इधर क्या है? चौड़ी। तो बताइए ज्यादा आएगा तो कम निकलेगा, तो यहाँ एक प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा या नहीं? ज्यादा चीज आएगी और निकलेगी क्या? कम। तो दबाव इस जगह ही तो उत्पन्न होगा जहां से सकड़ापन स्टार्ट हुआ है। उसमें जहां से सकड़ापन स्टार्ट हुआ है वहां पर क्या हो जाएगा? एक दाब उत्पन्न हो जाएगा। तो ये हाइड्रोलिक प्रेशर जो उत्पन्न होगा, इस प्रेशर के कारण ये ग्लोमेरुलस से पदार्थ छलना स्टार्ट। तो जो छानने का कार्य करता है अशुद्धियों को, वो कौन करता है? ग्लोमेरुलस करता है। और इसलिए ग्लोमेरुलस है, इसको क्या कहा जाता है? तो ये जो ग्लोमेरुलस है इसको लिखें, इसको क्या कहा जाता है? ये कैसा कार्य करता है? एक छन्नी नोमा कार्य करता है। तो ये क्या सा कार्य करता है? छन्नी का कार्य करता है। छन्नी का कार्य करता है। तो ये छन्नी का कार्य करता है। इसलिए आपसे यदि आपसे पूछा जाए कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो किडनी के कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। और नेफ्रॉन में भी कहाँ होगा? तो ग्लोमेरुलस में रक्त शुद्धिकरण होगा। यहाँ पर रक्त का क्या होगा? शुद्धिकरण होगा। तो यहाँ पर रक्त का क्या हो गया? शुद्धिकरण हो गया। अब उसके बाद में अपशिष्ट पदार्थ किधर पहुंच गए? इधर पहुंच गए। अपशिष्ट तो ऐसे आ गए इधर, इस वाले भाग में एकत्रित हुए वुमेन संपुट में, और फिर किधर आ गए? इधर नीचे की ओर गए आपके ऑल ओवर में। इस तरह से इधर गए और यहाँ जाकर के एकत्रित हो गए संग्राहक नलिका में। लेकिन गए कैसे वो हम लोग देखें। बाकी जो शुद्ध हैं वो किधर गए? पाली में गए। वो यहाँ से होते हुए क्या निकल गए? बाहर। यहाँ से होते हुए बाहर निकल गए। अब यहाँ पर वुमेन संपुट से, वुमेन संपुट एक कटोरीनुमा संरचना होती है। छलनीनुमा संरचना कौन सी है? ग्लोमेरुलस, जिसमें रक्त का क्या हो रहा है? वास्तविक रूप से शुद्धिकरण हो रहा है। ये वुमेन संपुट क्या है? ये कटोरीनुमा संरचना है जिसमें छनित्र इकट्ठा होगा। अब जो निस्पंदन
या जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं छनित्र, स्पंदन या छनित्र कहाँ इकट्ठा होगा? वुमेन संपुट में। वुमेन संपुट से कहाँ जाएगा? समीपस्थ कुंडलित नलिका में। अब जैसे ही ये छनित्र है, ये छनित्र कहाँ गया? इस वाली नलिका में गया जिसको आप लोग कह रहे हैं पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो लिख दीजिए जैसे ही इसमें जाएगा तो इस जो छनित्र है, इस छनित्र से क्या होगा? कुछ पदार्थों का अवशोषण हो जाएगा। ये जो वुमेन संपुट है इसमें क्या एकत्रित हो गया? छनित्र। छनित्र एकत्रित हुआ है। अब ये छनित्र आगे जाएगा, निस्पंदन आगे जाएगा। अब इस छनित्र में से समीपस्थ कुंडल नलिका में जैसे ही पहुंचेगा तो ये रसांकुर है, और उस छनित्र में से आवश्यक पदार्थों को क्या कर लिया जाएगा? अवशोषित कर लिया जाएगा। और कौन कौन से पदार्थ अवशोषित किए जाएंगे? तो लिख दीजिए आप लोग, जल का अवशोषण हो जाएगा, आयनों का हो जाएगा, जल का हो जाएगा, आयनों का हो जाएगा, ग्लूकोज का हो जाएगा, प्रोटीन का हो जाएगा, उपयोगी बसीय पदार्थों का हो जाएगा। इनका सबका अवशोषण कहाँ होगा? समीपस्थ कुंडलित नलिका में। अब इसका मतलब जल वगैरह का अवशोषण हुआ तो कुछ गाढ़ापन आएगा इसमें। अब जो गाढ़ा छनित्र है वो आगे गया तो कहाँ गया? हेनले लूप। हेनले लूप से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेफ्रॉन में यू आकार की जो संरचना पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो ये वाली जो संरचना है वो हेनले लूप है, जो कैसी है? यू आकार की। तो हेनले लूप का यदि आपसे पूछा जाए हेनले लूप का आकृति कैसी होगी या आकार कैसा होता है, आकृति या आकार कैसा होता है हेनले लूप का, यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि हेनले लूप का आकार या आकृति कैसी होती है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? हेनले लूप का जो आकार है, या आप लोग कह सकते हो जो आकृति है वो कैसी होगी? तो हेनले लूप की आकार या आकृति कैसी होगी? हेनले लूप का जो आकार या जिसको आप लोग आकृति बोल रहे हो वो कैसी होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? यू आकार का। कैसा होगा ये? यू आकार का होगा। तो हेनले लूप कैसा पाया जाता है? यू आकार का पाया जाता है। तो इसकी आकृति कैसी होगी? यू आकार की। तरह से यू आकार की होगी। यू आकार की क्या पाई जाती है? इसकी आकृति पाई जाती है। इसके अलावा यदि आप लोगों से पूछा जाए कि जो हेनले लूप है इसमें किस चीज का अवशोषण होगा, जो हेनले लूप है इसमें किस चीज का अवशोषण होगा, तो किसका अवशोषण होता है? तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में तो साथियों किसका होता है? जल का, आयन का, ग्लूकोज का, प्रोटीन का, इनका होता है। लेकिन हेनले लूप में किसका होगा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हेनले लूप में किसका अवशोषण होता है? तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो यदि आपसे पूछा जाए हेनले लूप में किसका अवशोषण होगा, तो आंसर क्या होगा? कार्बोनेट, कार्बोनेट और किसका होगा? बाइकार्बोनेट। तो हेनले लूप में किसका अवशोषण होता है? तो आंसर हो जाएगा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेटों का क्या होता है? अवशोषण। तो हेनले लूप में किसका अवशोषण होगा? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेटों का अवशोषण होगा। कैसी आकृति या आकार होगा? तो यू आकृति की होगा हेनले लूप। अब छनित्र कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट यहाँ अवशोषित हो गए। अब जो बचा हुआ छनित्र है वो कहाँ जाएगा? दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ में जाएगा। दूरस्थ को क्या बोलते हैं? डीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीसीटी। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका में जाएगा। अब दूरस्थ कुंडलित नलिका में जाएगा तो दूरस्थ कुंडलित नलिका में जो बचा कुचा छनित्र है, जैसे केवल किसका अवशोषण होता है? जल का। इसका अवशोषण होगा इसमें जल का। तो ध्यान रखना इसमें दूरस्थ कुंडलित नलिका में किसका अवशोषण होगा? केवल जल का होगा, H2O का होगा। जल का अवशोषण हो जाता है यहाँ पर। तो इस दूरस्थ कुंडलित नलिका है जो डीसीटी है, इस डीसीटी में किसका अवशोषण हो जाएगा? जल का अवशोषण हो जाएगा। अब वो गाढ़ा जो छनित्र है वो कहां पहुंच गया? संग्राहक नलिका। गाढ़ा जो छनित्र है वो कहां पहुंच गया है? संग्राहक नलिका में पहुंच गया है। अब इस संग्राहक नलिका में गाढ़ा छनित्र इकट्ठा हो गया। तो छनित्र गाढ़ा छनित्र एकत्रित होता है। अब ये जो गाढ़ा छनित्र एकत्रित होता है, इस छनित्र को कहाँ छोड़ा जाता है? तो इस गाढ़ा जो छनित्र इकट्ठा होता है यहाँ पर, देखो इसको छोड़ा जाएगा। अभी आप लोग पढ़कर आए हो इस वाले में, मूत्र वाहिनी में।
तो संग्राहक नलिका का छनेत्र कहाँ आएगा? मूत्र वाहिनी में आएगा। यहाँ पर खुलेगी वो इस जगह क्या खुलेगी? संग्राहक नलिका। और मूत्र वाहिनी में क्या आ जाएगा? संग्राहक नलिका में एकत्रित छनेत्र। तो इस वाली मूत्र वाहिनी में क्या आएगा? संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका आकर खुलती है। नलिका आकर तो इसमें संग्राहक नलिका आकर खुलती है किसमें? मूत्र वाहिनी में। तो मूत्र वाहिनी में कौन आकर खुलेगी? संग्राहक नलिका आकर खुलती है। ये प्रक्रिया पूरी रहती है आपकी। तो संग्राहक नलिका यहाँ खुल गई, फिर मूत्र वाहिनी से कहाँ जाएगा? मूत्राशय में। मूत्राशय के बाद मूत्र मार्गों के द्वारा शरीर से बाहर। ये प्रक्रिया किसकी रहती है? मूत्र की रहती है, अपशिष्ट पदार्थ। ये मूत्र क्या है? एक अपशिष्ट पदार्थ है। मल और मूत्र क्या है? अपशिष्ट पदार्थ हैं। मल ठोस अपशिष्ट पदार्थ है, मूत्र कैसा है? लिक्विड अपशिष्ट पदार्थ है। बस अंतर इतना है आपके। अब उसके बाद में आप लोग देखोगे कि इसमें ये स्थिति है टोटल ये स्थिति है। तो यदि आप लोगों से कभी पूछ लिया जाए कि रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, जब तो आंसर क्या होगा? फेफड़ों में होता है। कहाँ पर होता है? फेफड़ों में होता है रक्त का ऑक्सीकरण। और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होगा? किडनी में होगा। लिख दिया सबने? लिख दें जिन्होंने नहीं लिखा है जल्दी। इसमें तो लिखना कहाँ था? चित्र के साथ ही करना था। अब देखो आप लोग आगे, यदि आप लोगों से कहा जाए इसके अलावा आगे देखें आप लोग कि ये स्थिति तो इसकी हो गई, कौन से पदार्थ का कहाँ और कैसे अवशोषण हो रहा है। ऑल ओवर तो स्थिति है आपकी, कौन से पदार्थ का अवशोषण हुआ? अशुद्ध रक्त विभिन्न अंगों से आया, किसके द्वारा? अविवाही वाहिका के द्वारा। और ये कहाँ पहुंचा? ग्लोमेरुलस में, जो एक छलनी का कार्य कर रहा है। जो छलनी छलनी का कार्य कर रहा है। अब ये जो छलनी से क्या छनेत्र को छाना जाएगा और ये रक्त शुद्धिकरण होगा है यहाँ पर ग्लोमेरुलस में। बाकी अपशिष्ट एकत्रित हो गया वोमेन संपुट में। अभी छनेत्र फिर कहाँ गया? पीसीटी में। तो वहां से जल, आयन और ग्लूकोज और प्रोटीन इनका अवशोषण कर लिया गया। जल, आयन, ग्लूकोज, प्रोटीन सबका अवशोषण कहाँ से कर लिया गया? पीसीटी से, समीपस्थ कुंडल नलिका से। फिर ये कहाँ पहुंचा? हेनले लूप में। हेनले लूप की आकार या आकृति कैसी है? यू। और इसमें किसका अवशोषण हुआ? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेटों का अवशोषण हो गया। फिर बचा कुचा कहाँ पहुंचा? दूरस्थ कुंडल नलिका में, जहां किसका अवशोषण हुआ? जल का। अब गाढ़े रूप में कहाँ पहुंच गया? संग्राहक नलिका में। और मैंने आपको बताया संग्राहक नलिका कहाँ खोल रही है? मूत्र वाहिनी में। फिर ये मूत्र वाहिनी कहाँ खोल रही है? मूत्राशय में। और मूत्राशय मूत्र मार्ग में खोल रही है और मूत्र फिर बाहर निकल रहा है। तो ये स्थिति रहती है, इस तरह से पूरी की पूरी कंडीशन रहती है। अब ये जो मूत्र का निर्माण हुआ है, यदि इस मूत्र में देखोगे आप लोग तो मूत्र का निर्माण हुआ है, तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, एक स्वस्थ व्यक्ति, यदि आपसे पूछा जाए कि एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितना मूत्र त्यागता है? एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति, लिखें एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति, एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन प्रतिदिन
कितना मूत्र त्यागता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितना मूत्र त्यागता है? तो लिख दीजिए 1 से लेकर के 1.5 लीटर। 1 से लेकर के कितना? 1.5 लीटर। 1 से लेकर के 1.5 लीटर पर डे मूत्र त्यागता है। 1 से लेकर के कितना? 1.5 लीटर पर डे मूत्र त्यागता है। कौन? एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन त्यागता है इतना। इसके अलावा यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग, तो लिखें मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के। तो लिखो आप लोग मूत्र का पीला रंग, तो लिख दीजिए आंसर किसके कारण होगा? यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितना मूत्र त्यागेगा? तो 1 से 1.5 लीटर मूत्र त्यागेगा। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होगा? यूरोक्रोम के कारण होगा। इसके अलावा मूत्र में, ताजा मूत्र में गंध किसके कारण आती है? और जो मूत्रालय होती हैं, मूत्रालयों में गंध, ये किसके कारण आती है? ताजा मूत्र में जो गंध आती है वो आती है यूरेनोइड के कारण। ध्यान रखना, जो मूत्र में, ताजा मूत्र में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? यूरेनोइड के कारण आती है। यूरेनोइड के कारण आती है। लेकिन जब व्यक्ति मूत्र त्याग देता है, वो त्याग देता है तो उसके बाद में ये जो मूत्र में यूरिया ये क्रिया करने लग जाते हैं ऑक्सीजन के साथ में और जीवाणु, जिससे मूत्रालयों में किसका निर्माण हो जाता है? अमोनिया का। तो मूत्रालयों में जो गंध आएगी वो किसके कारण आएगी? अमोनिया के कारण। वो अमोनिया की गंध होती है। NH3 होता है अमोनिया। तो अमोनिया की गंध होती है। तो मूत्रालयों में जो गंध आती है तो किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण। और ताजा मूत्र में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? यूरेनोइड के कारण होती है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र की पीएच कितनी होती है? मूत्र की जो पीएच है वो अम्लीय होता है या क्षारीय मूत्र? तो लगभग 6 से 6.5 हेरफेर में होती है। 6.0 से 6.5 के करीब होती है। और मूत्र का घनत्व यदि आपसे पूछा जाए, मूत्र का घनत्व कितना होता है? ये 1.03 से 1.04 होता है। और मूत्र में जल कितने परसेंट होगा? मूत्र में लगभग 95% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ये मूत्र का एक संगठन है आप लोगों के सामने। का क्या है? एक संगठन है आप लोगों के सामने। एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र त्यागता है? तो आंसर हो जाएगा 1 से 1.5 लीटर मूत्र त्यागता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण हो रहा है? तो यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का जो पीला रंग हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? तो यूरोक्रोम के कारण हो रहा है। ताजा मूत्र में गंध किसके कारण आ रही है? तो यूरिनोइड के कारण आ रही है। मूत्रालयों में गंध अमोनिया के कारण। मूत्र का पीएच 6 से 6.5, 6.0 से 6.5 के मध्य होता है। घनत्व कितना होता है? 1.03 से 1.04। और जल कितना है इसमें? लगभग 95%। मूत्र में जल कितना होता है? लगभग 95% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो ये मूत्र का क्या है? संगठन है। मूत्र का संगठन है। यदि कभी पूछ लिया जाए आपसे तो इस तरह के आंसर होते हैं आपके मूत्र के संगठन के। अब बात आती है कि जो किडनी है, किडनी में कई बार आप लोग क्या सुनते हो? पथरी सुनते हो। किडनी, यदि आप लोगों से पूछा जाए जो किडनी की जो पथरी है, ये किडनी की पथरी किसकी बनी होती है? शरीर के अन्य भागों की। यदि आप लोगों से पूछा जाए मानव शरीर में, मानव शरीर में होने वाली पथरी पथरी बनी होती है। मानव शरीर में जो पथरी बनती है
किसको? किडनी को छोड़कर। किसको छोड़कर? किडनी को छोड़कर। किडनी को छोड़कर यदि अन्य भाग में कोई पथरी बन रही है तो वो पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। KCO, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है वो पथरी, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। लेकिन यदि किडनी की पथरी पूछी जाए तो ये किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्सैलेट से। कैल्शियम ऑक्सैलेट। कैल्शियम ऑक्सैलेट की बनी होती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किडनी की पथरी किसकी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्सैलेट की बनी हुई होती है। और मानव शरीर के अन्य अंगों में जो पथरी होती है किडनी के अलावा वो किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी बनी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी। पथरी को जो पृथक किया जाता है उस विधि को क्या कहा जाता है? पथरी पृथक करने की विधि। इस विधि के द्वारा पथरी को क्या किया जाता है? उस अंग से हटाया जाता है। उस विधि को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। ट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। पथरी को पृथक करने की जो विधि है उस अंग से, जिस अंग में पथरी है उस अंग से पथरी को पृथक करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? लिथोट्रिप्सी कहलाती है। वो विधि क्या कहलाएगी? आपको लिथोट्रिप्सी कहलाएगी। मानव शरीर में जो पथरी होगी आम रूप से वो कैल्शियम कार्बोनेट की, किडनी में जो पथरी होगी वो किसकी बनी होगी? कैल्शियम ऑक्सैलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सैलेट की बनी होती है। तो पथरी पृथक करने की विधि क्या कहलाएगी? लिथोट्रिप्सी कहलाती है। क्या कहलाती है? लिथोट्रिप्सी के नाम से जानी जाती है आपकी, लिथोट्रिप्सी के नाम से जानी जाती है। तो ये आप ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इससे संबंधित है, आपके संबंधित है यदि कभी पूछ लिया जाए तो ये आपके कुछ कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था सर्जन को लेकर के, जिसमें आप लोगों के लिए कल की क्लास में तो ये बताया था कि उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो जो 4 प्रकार के थे, यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक, एमिनोटेलिक और यूरिकोटेलिक बताए थे। आज ही क्लास में हम लोगों ने देखा कि महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। एक तो ये देखा कि किस वर्ग के कौन से महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग हैं, ये देखा हम लोगों ने। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि मनुष्य का जो उत्सर्जी अंग किडनी है उसकी क्या भूमिका है या कितनी पाए जाते हैं। फिर उसके बाद किडनी में है क्या, ये देखा हमने। फिर नेफ्रॉन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर हमारे मध्य बातें हुई हैं। और नेफ्रॉन के बाद में मूत्र का संगठन और उसके बाद में कुछ अतिरिक्त चीजें जो आपको बताई थी मैंने। तो ये आपके पूरा की पूरा उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट है आप लोगों के लिए। कुछ कल बताया था कल की क्लास में, कुछ आज, दोनों क्लासों को मिला करके पूरा उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट है आप साथियों। चलो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।